नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य की सीरीज डिस्कशन कर रहे हैं। वो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं सभी, और एक एक प्रश्न हम लोग डील करेंगे। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगर आप सभी टीआरई 4 की, स्टेट की या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित एक भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में आता है तो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वह आप लोग जाके चैनल पर पढ़ाई हुई है। 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हैं और दोनों वीडियोज़ बहुमूल्य हैं। आप सभी देखेंगे तो उससे आप सभी को पता चल जाएगा कि बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं से आप सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा चैप्टर दोस्तों था आदिकाल का। तो आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उसमें से पहला काल है आदिकाल। तो आज हम लोग आदिकाल के 200 प्रश्न डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीरीज को। इस टाइम पे स्वास्थ्य नहीं सही था, इसलिए कंटिन्यू नहीं हुई सीरीज, नहीं तो सीरीज अब तक हो सकता है रीतकाल कंप्लीट कर चुके होते। तो कोई नहीं, स्वास्थ्य सही हो गया, इतना सही हो गया कि आप सभी की अब क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 से 3 क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन आप सभी रुक रुक के थोड़ा देंगे। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे, जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे, देर न करते हुए, क्योंकि अब कोई काम नहीं है और ना तो स्वास्थ्य इतना गड़बड़ है कि आप सभी की क्लासेस रोक कीजिए। तो अगर आप लोग 1 से 1.5 घंटा इस चैनल को देते हैं तो आप सभी मान के चलिए 80 से 75 प्रश्न आप सभी करके आएंगे। ये वादा है चैनल का, और करके ही आएंगे। कारण ये है कि इतना डिस्कशन कर दिया जाएगा, इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आप सभी को भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आप सभी को देना है। कितना? 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। बस बाकी आप सब जहाँ पेड बैच लिए हुए हैं, पेड बैच पढ़िए। जहाँ से नोट्स पढ़ना है नोट्स पढ़िए, क्योंकि नोट्स इस चैनल के माध्यम से एग्जाम के 1 महीने पहले इतना डिस्कशन कर दिया जाएगा कि आप लोग एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे। 80 आप लोगों को प्रश्न इतने हलवा लगेंगे कि कुछ कहने को नहीं। तो हलवा प्रश्न अगर आप लोगों को लगना है तो इस क्लास को ज्वाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का डिस्कशन, क्योंकि देर बहुत हो गई। डिस्कशन हम लोगों ने थंबनेल कर लिया है और आज से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू रहेगी जब तक यह फिनिश नहीं हो जाती हिंदी साहित्य। भगवान की कृपा रही तब, नहीं तो अगर उन्हीं की छत्रछाया में हम लोग हैं, अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर से रोकना पड़ेगा सीरीज को। लेकिन यह टीआरई 4 से संबंध पहले आप सभी की सीरीज कंप्लीट होगी और रिवीजन भी करवा दिया जाएगा नोट्स का। प्रैक्टिस भी इतनी करवा दी जाएगी कि आप सभी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस करेंगे कि पढ़ना पड़े। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को, देर न करते हुए। अब चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताइए। और इस प्रश्न का आंसर है, पहला प्रश्न है, आदिकाल से संबंधित हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है, यह बताना है। तो यह जो उक्त कही गई है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कही गई है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में यह कही गई है और यह विजेंद्र स्नातक के द्वारा कही गई है उक्त, ठीक है। तो और आप सभी से एक प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि टीआरई 4 में देख ही रहे हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। टीआरई 4 में पेपर जो आता है तो वो प्रीवियस ईयर से ही बनाते हैं। कहीं से 2 से 3 प्रश्न डाल देते हैं इधर उधर। इसीलिए मैंने कहा कि 75 नंबर आएंगे 80 में से, अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा गया इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है, ठीक। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये याद रखना आप लोग, सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया इतिहास कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक। तो यह जो ऊपर उक्त कही गई थी वह रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास के बारे में कही गई थी। पीजीटी के 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को तो आता होगा कि ये चीज़ सही है और उनको एक्सप्लेन भी पता होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा रुक के अगर एक बार सुन लेंगे दोबारा तो आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, आप लोग का रिवीजन भी होगा। और 2 गुना 1.5 गुना स्पीड जैसा भी चाहे आप लोग सुन सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं, 3 बार सुन सकते हैं। आप सभी का प्रश्न कहीं नहीं जाने वाले। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो आप सभी को बताना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। यह सबको पता होगा, यह किसी से छुपा नहीं जो हिंदी की टीजीटी पीजीटी की तैयारी करता है। यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया हुआ, ये बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर यह पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को इसकी महत्ता का पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज गियर्सन थे, उन्होंने चारण काल कहा है। तो यह प्रश्न आता है कि सबसे पहले प्रारंभिक काल को चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर
जॉर्ज गियर्सन जी ने कहा है, क्योंकि राम कुमार वर्मा जी ने भी कहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। मिस्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है, मिस्र बंधु ने क्या कहा, आरंभिक काल, और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। ये दोनों में इतना कन्फ्यूजन रहता है, कुछ कहने को नहीं। गणपति चंद्र गुप्त आ जाता है तो प्रारंभिक काल, और मिस्र बंधु आ जाता है तो आरंभिक काल। यह प्रश्न डिलीट भी हो चुका है, एक बार टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है प्रारंभिक काल को, या उसको आदिकाल, जिसको हम लोग डील कर रहे हैं आदिकाल को। वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अच्छा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, ये बता दीजिए आप लोग। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। राहुल शंकरत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा, सामंत युग कहा। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसको मोस्ट अवेटेड प्रश्न रख लीजिए, ये आने आना है प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज पावन काल कहा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है, और हजारी प्रसाद ये भी बोले थे। आदिकाल किसने कहा, जो हम लोग पर डील कर रहे हैं, प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही आदिकाल कहा है। वैसे तो हम लोग वीरगाथा काल, बीज पावन काल, सिद्ध सामंत युग, प्रारंभिक काल यही डील कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आदिकाल डील कर रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा, अभी ऊपर ही बताया था। जॉर्ज गियर्सन जी ने भी चारण काल कहा है प्रारंभिक काल को। तो चारण काल और संधि काल यह दोनों कहा है किसने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो यह प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम चारण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज गियर्सन जी ने कहा है। अगर चारण काल तथा संधि काल दोनों आ जाए तो आप सभी का राम कुमार वर्मा होगा। ठीक है, डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने कहा है आधार काल। यह भी प्रश्न पूछा गया, जितने भी ऊपर 10 नाम दिए गए हैं आधार काल आदिकाल के, तो 10 नाम इंपॉर्टेंट है। आप सभी बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दोबारा देखेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। अभी मैंने एक प्रश्न कहा था कि यह पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने पहले कहा। देखो यहाँ पहले आ गए, तो आप सभी को जॉर्ज गियर्सन लगाना है। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन जी ने कहा है। अगर यह नहीं आता और ऑप्शन में जॉर्ज गियर्सन नहीं होता तो आप राम कुमार वर्मा जी को भी लगा सकते थे। ठीक, तो यह प्रश्न डिलीट हो जाता है, यह तो दोनों ऑप्शन के नंबर मिलते हैं आप सभी को, लेकिन यहाँ सबसे पहले कहा गया है तो आप लोग जॉर्ज गियर्सन जी को लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नहीं कहा गया होता तो दोनों लोग होते। तो यह पूछा गया कब, यह कब पूछा गया प्रश्न है, एनवीएस टीजीटी 2022 लेटेस्ट प्रश्न है, समझ लीजिए। यह रिपीटेड हो सकता है और रिपीट होगा, देख लीजिए। यहाँ आधार काल मैंने पीछे कहा था, मोहन अवस्थी जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आधार काल किसने कहा आदिकाल को, मोहन अवस्थी जी ने कहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग 5वें नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। 5वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के आलेखक ने कहा। अब यह प्रश्न ऊपर अभी पीछे डील करके आए हैं कि यहाँ पर मिस्र बंधु, सॉरी, यहाँ पर राम को वो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन जी ने नहीं यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ गियर्सन है, नहीं है, तो राम कुमार वर्मा होगा। अगर गियर्सन होता तो यह प्रश्न डिलीट हो जाता, ना तो पहले कहा गया है ना तो बाद में कहा गया है। अगर कहा जाता कि चारण काल बाद में किसने कहा, तो राम कुमार वर्मा ने। पहले किसने कहा, गियर्सन जी ने। तो यह याद रखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जो इस चैनल पर डील किया जाएगा वह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही डील किया जाएगा। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने हैं आप सभी, इसके बाद में नहीं, इसके साथ साथ में पैरेलल में चलेंगे प्रैक्टिस सेट। बस ये है कि थोड़ा स्वास्थ्य सही हो जाए, बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर सही हो जाएगा। आप बिल्कुल मान के चलिए कंटिन्यू होगी प्रैक्टिस सेट, बम्पर प्रैक्टिस सेट चलेंगे, इतना प्रैक्टिस सेट चलेगा कुछ कहने को नहीं। तो दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न कौन सा है, आदिकाल। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। बीज पावन काल, सिद्ध सामंत युग, संधि काल एवं चारण काल, वीरगाथा काल। बीज पावन काल है, बीज पावन काल मिस्र बंधुओं ने नहीं कहा है। तो बीज पावन काल किसने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्या कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज पावन काल कहा है। ठीक, तो यह याद रखना आप लोग। ऑप्शन ये आप सभी का अशुद्ध है। बाकी सिद्ध सामंत युग राहुल शंकरत्यायन जी ने कहा है, ऊपर हम लोगों ने देखा ही था। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा, ये भी देखा था, क्योंकि चारण काल सबसे पहले अगर कहा था तो गियर्सन जी ने कहा था। वीरगाथा काल किसने कहा, तो वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगर आप सभी का आ जाए कि आदिकाल किसने कहा आदिकाल को, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, बाई चांस अगर मुँह से कुछ उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा इन द सेंस कि अगर गलत निकल जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुधार कर देना। ठीक है, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, दोबारा क्लासेस सुन के ही मैं अपलोड करता हूँ। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है, तो वीर काल किसने कहा यह आप सभी को बताना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल कहा है। तो दोस्तों, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कौन सा है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है वीरगाथा काल। तो दोस्तों, बस वो ऊपर तो सभी देख चुके हैं, बाकी हम लोगों को अब डिस्कशन करना है, क्योंकि एक्सप्लेन देखे थे, डिब्बे में बंद जो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है घटना चक्र की। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है।
किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो यह दोस्तों आप सभी के 9 प्रश्न हो गए। 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3-4 बार रिपीटेड है प्रश्न। ठीक, तो 10वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम की इनके द्वारा किसके द्वारा दिया गया? तो सिद्ध सामंत युग राहुल शंकरत्यायन जी द्वारा कहा गया। तो राहुल शंकरत्यायन जी द्वारा कहा गया। देख लीजिए यह कितनी बार पूछा। आश्रम पद्धति 2009, पीजीटी 2004, जीआईसी प्रवक्ता 2017, टीजीटी 2001, इतने बार पूछा गया प्रश्न है। तो यह रिपीटेड प्रश्न बार बार ही होगा। मैंने पहले ही कहा था ऊपर जब डिस्कशन कर रहे थे, सिद्ध सामंत काल बहुत ही सिद्ध सामंत युग बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल शंकरत्यायन जी के द्वारा कहा गया। बीज पावन काल नाम किसने दिया? यह बताना है आप सभी को। विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी, राम हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी है ही नहीं इसमें। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है बीज पावन काल। ठीक है, यह याद रखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? बीज पावन काल। हालांकि यह प्रश्न ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यहाँ पर देखने वाला 12 नंबर प्रश्न आप सभी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम का प्रारंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो यहाँ पर ये बक्सा बंद है, तो यह देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा है? आदिकाल। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस ग्रंथ में कहा है? तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में कहा है प्रथम काल को आदिकाल कहा है। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों के लिए यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया है? तो आदिकाल नामकरण किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ऊपर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 20 बार पढ़ चुके हैं। अब लोग देख लीजिए रिपीटेड है कि नहीं। अब यह पीजीटी परीक्षा में पूछा गया बीपीएससी में 2023 का प्रश्न है। ये भी आदिकाल को आदिकाल किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। पूछा गया, रिपीटेड है प्रश्न। हम कह रहे हैं अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो टीआरई 4 में आप सभी के 75 में से 80 प्रश्न हर हाल में आएंगे। सॉरी 80 में से 75 प्रश्न हर हाल में आएंगे। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया जल्दबाजी में बोलने में। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? आदिकाल का नहीं है। गद्यकाल नहीं, सिद्ध सामंत युग नहीं, वीरगाथा काल नहीं, चारण काल नहीं। सब कुछ तो देख चुके हैं, गद्यकाल नहीं है। ठीक है, तो अब ये इसको देख लेते हैं। डिब्बे में बंद जो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, वीर काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल इत्यादि नामों से अभिहित किया जाता है, जबकि गद्य काल आधुनिक काल को कहा गया है। ठीक है, तो यह याद रखना आप लोग। गद्यकाल किसको कहा गया? आधुनिक काल को। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने नाम दिया है? तो यह विवादास्पद प्रश्न है। प्रारंभिक काल जो आप ऊपर का है बोले थे आप सभी से कि यह पूछा गया तो आरंभिक काल पूछा जाता तब तो सही था, लेकिन यह प्रारंभिक काल पूछा गया। और आरंभिक काल यहाँ प्रारंभिक काल पूछा गया, यहाँ पर गणपति चंद्रगुप्त जी तो दे ही नहीं गए। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है और आरंभिक काल मिश्र मध्यमों के द्वारा कहा गया है। समस्या तो इस बात की दिया नहीं गया और प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, तो वही कहा था कि ऊपर मैंने कहा था कि वो पूछा जाएगा, ये डिलीट हुआ था प्रश्न। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। ठीक है, तो प्रारंभिक काल किसने क्या कहा है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। अच्छा, आरंभिक काल किसने कहा है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो मिस्र बंधुओं ने कहा। हालांकि ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कशन करना है, क्योंकि 200 प्रश्न डिस्कशन करने हैं तो थोड़ा स्पीड तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और आप सभी लोग 1 से 1.5 गुना स्पीड में अगर 2 बार देख लेते तो मैक्सिमम आप सभी के कंप्लीट हो जाएंगे, प्रश्न पढ़ने नहीं पड़ेंगे कहीं से। यूके पीजीटी मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड पीजीटी 2020 का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, जिसमें उन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। ठीक, आदिकाल को याद रखना। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। ठीक है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह समानता किस विद्वान की है? तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। यह उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। ठीक है, तो यह याद रखना इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है टीआरई, स्टेट, पीजीटी, टीजीटी कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यह देख लेते हैं इसका जो बंद बक्से में सब्जी होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, और यह बंद बक्से में अपना नॉलेज है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर पीताम्बर बड़त्थाल गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं। राहुल शंकरत्यान ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। तो राहुल शंकरत्यान का जरूर याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है किसने 845 ईस्वी माना है, तो राहुल शंकरत्यान ने। और पीताम्बर दत्त बड़त्थाल गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं। ठीक, राम कुमार वर्मा जी हैं। दोस्तों थोड़ा हम रिपीट करने वाले हैं, कारण ये है थोड़ा हम चले गए थे पानी पीने के लिए। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्थाल गोरखनाथ का समय मानते हैं 11वीं शताब्दी। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ तो 1 सेकंड बस थोड़ा क्षमा करना, पानी पीने चला गया था। राहुल शंकरत्यान ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, जबकि राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। ठीक है, तो याद रखना, सबका समय याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है। राहुल शंकरत्यान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पीताम्बर दत्त बड़त्थाल तो पूछे ही जा चुके हैं, बचे हैं राम कुमार वर्मा जी, वो भी पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, 9वीं शताब्दी मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कितने इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व है कि उनका पूछा ही जा सकता है प्रश्न। ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़त्थाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन किया है, तो गोरखबानी शीर्षक से किया है। तो यह प्रश्न बन चुका और यह प्रश्न फिर से बनने की संभावना है। ठीक, तो TRE 4 में तो बनेगा, स्टेट में भी बन सकता है। यहाँ हम लोगों को इतिहासकार हैं और सूची नामकरण 1, सूची नामकरण 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो वीरगाथा काल कहा है। ए का क्या हो गया, ए का हो गया दूसरा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, और राहुल शंकरत्यान ने सिद्ध सामंत काल कहा है। तो सी क्या क्या हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। तो आप सभी लोग आदिकाल पढ़ भी रहे हैं। तो बी का क्या हो गया, बी का हो गया चौथा। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, तो प्रारंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल या आरंभिक काल, ठीक, आरंभिक काल कहा है, प्रारंभिक काल कहा है गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है, लेकिन यह प्रश्न सही मान लिया गया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे आके, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आके कौन सा बन रहा है। तो हम लोग ऊपर ऑप्शन डिस्कशन ही कर चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाइए, ऑप्शन देख लेते हैं यहीं से। ठीक, रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, सही था। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा, राहुल शंकरत्यान ने सिद्ध सामंत का युग कहा है, और मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। मैंने कहा था प्रारंभिक काल नहीं कहा, तो प्रारंभिक काल किसने कहा, गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, गणपत चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल कहा है। ठीक, तो यह पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न बार बार गलत हो रहा है। तो यह पूछा कब प्रश्न गया था, यह देख लीजिए, यह पूछा प्रश्न गया था, यहाँ पर लिखा होगा 2005 में TGT में आया था। तो यह अलग अलग पूछा जाएगा। अब एक में TRE में तो कभी एक में ऐसा पूछा नहीं गया प्रश्न, और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि TRE 3 में पूछा गया था, एक आधा प्रश्न पूछा गया था शायद। साहित्य इतिहास ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का अनिवार्य, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। यह याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, यह है, क्योंकि JSC प्रवक्ता 2017 का प्रश्न है। तो यहाँ पर ये बक्से में बंद है, तो ये इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे के प्रश्न इसी से संबंधित होगी, आप सभी को सॉल्व करना होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव, ठीक है, विक्रम संवत 1900 से 1925 मानना है, और आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान कब माना, 1925 से 1950। याद रखना, ये सब पूछा जा सकता है और ये बार बार पूछा जाएगा प्रश्न। गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान है, तो द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 माना है। गद्य साहित्य की वर्तमान गति माना है, तृतीय उत्थान जिसे कहते हैं, तो 1975 से आज तक माना है। ठीक, तो यह माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न के NVS TGT का 2019 का प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, तो हिंदी साहित्य का 693 से आरंभ माना है। तो 693 ईस्वी से माना है, विक्रम संवत ना लगा के चले आना। ठीक, तो 693 ईस्वी से माना है राम कुमार वर्मा जी ने। तो यहाँ ये बक्समबंद चीज़ें हैं, तो आप लोग को पढ़ना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह डायरेक्ट प्रति पूछ ली गई थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो राम कुमार वर्मा जी ने लिखा, 1938 में प्रकाशित हुई थी। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक विशेष कालखंड 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया। ठीक है, विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों, संधिकाल, चारणकाल और भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा
कृष्ण काव्य में विभाजित है। इस प्रकार इस आधार पर डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। बस इतना याद रखना, बाकी आप सभी लोग आगे देखते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ से हम लोग 22 नंबर प्रश्न डील करेंगे। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है। तो साहित्य की भाषा क्या है? पाली है। याद रखना, बौद्ध धर्म यह 2002 में पूछा गया प्रश्न है। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है। अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। किसका? अर्धमागधी का ग्रंथ। जब बौद्ध ग्रंथ से संबंधित पूछी जा सकती है तो अर्धमागधी भी पूछी जा सकती है, जैन धर्म से संबंधित। ठीक, जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची। और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी, जहाँ जहाँ जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वहाँ अर्धमागधी भाषा पहुँची। ठीक है। प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ। पूर्व में कम प्राप्त हुआ और पश्चिम में ज़्यादा प्राप्त हुआ प्राकृत भाषा को। ठीक है। और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत को ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ। ठीक है। पश्चिम में ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ प्राकृत भाषा को, और पूर्व में कम प्राप्त हुआ। यह जो बक्से हैं, जो बक्से में बंद नॉलेज है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सभी को पढ़ना चाहिए और बिल्कुल डिस्कशन देखना चाहिए। पूरा एक एक प्रश्न आप सभी को अगर कर लेते हैं तो मान के चलिए 80 में से 75 प्रश्न आप सभी के कहीं नहीं गए। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है इस टाइम पे। पीजीटी 2004 का प्रश्न है यह। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी साहित्य कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी साहित्य कौन सी है? यहाँ फिर से, सॉरी, 1 मिनट फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा शायद स्पीड में बोल रहे हैं। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतीय स्वर, बाहुबली रास, यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। याद रखना। आगे चलते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना पहली सरस कृति भारतीय स्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। यह पूछा गया है प्रश्न और यह बार बार पूछा जाएगा। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। किसने की थी? शालिभद्र सूरि ने की थी। यह प्रश्न डायरेक्ट आता है कि भारतीय स्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? तो शालिभद्र सूरि ने की थी। याद रखना, शालिभद्र सूरि ने 5 पांडव चरित रास की भी रचना की। तो ये भी पूछा जा सकता है, पंच पांडव चरितरास की रचना किसने की है? तो शालिभद्र सूरि ने की है। खुमान रासों के 73 छंद प्राप्त हुए हैं। ढोला मारूरा दूहा के कवि कल्लोल हैं। कौन है? ढोला मारूरा दूहा के कवि कौन है? कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दूहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यह पूछा जा सकता है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध है। लोक काव्य दोहाबद्ध जैसे प्रचलित है कि जैसे हम गा रहे हैं, तुम गा रहे हो, आप गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, तो ये ऐसे दोहाबद्ध काव्य हैं। ठीक है। तो लोक में प्रचलित हैं। मौखिक परंपरा में सुना गया और गाया जाता है। मौखिक परंपरा में सुना और गाया जाता है। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक। तो ढोला मारूरा दोहा, याद रखना, कल्लोल की है कृति। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी? अभी ऊपर पढ़ के आए, आप लोग आंसर देना। और एनबीएस 2014 का प्रश्न है। देख रहे हैं रिपीटेड कितना प्रश्न, ये बार बार रिपीटेड होते हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अभी इसमें बक्सा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कारण ये है कि ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर एक बक्सा डिस्कशन कर लेते तो 4-5 प्रश्न बन जाते हैं उसी से। शालिभद्र सूरि की रचना कौन सी? तो भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। पंच पांडव चरितरास किसकी रचना है? ये भी आप सभी को बताना है। तो शालिभद्र सूरि की रचना। हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया और ये देख लीजिए कब पूछा गया। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का प्रश्न है। याद रखना, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य, यह देख लीजिए प्रश्न। 27वां प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है कौन सा है, यह बताना है। जयमंक जसचंद्र का उक्ति व्यक्त प्रकरण। और तीसरा कहाँ गया? राहुलवेल और ढोला मारूरा दोहा। तो ढोला मारूरा दोहा है। ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि एनवीएस 2014 में प्रश्न पूछा गया। ऊपर जो बक्सा एक पढ़े थे उसमें कितने डील हो गए प्रश्न, सोच लीजिए। 2014, 2017, 2022 तक प्रश्न पूछे गए उसी से। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है, क्योंकि इसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। दोहा घड़ा पुराण अक्षय पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। दोहा घड़ा पुराण अक्षय। ठीक है। दोहा मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया।
कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? यह प्रश्न 100% बन सकता है, KVS PGT में पूछा गया प्रश्न है और आप लोग देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रिपीटेड हर हाल में प्रश्न होगी। KVS जैसी परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तैयारी की क्या की समझ सकते हैं आगे। डॉट 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 फिलिंग इन द ब्लैंक, ठीक है। तो KVS टफ आता है प्रश्न, ये मान सकते हैं। DSSB टफ आता है प्रश्न, आप सभी ये मानेंगे, ठीक है। और तैयारी अभी निकला हुआ बच्चा है तो उसमें प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं आते इतने, ठीक। अगर आप लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं तो आप लोग मान के चलिए 80 में से 75 हर हाल में ले आएंगे। और 40 प्रश्न 40 नंबर के जो होते हैं GS सेक्शन, उसमें अगर आप लोग 27-28 ले आए तब भी आप लोग कट ऑफ आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, ये आप बताना है। तो पतंजल ने किया है, ठीक है। किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजल जी ने किया है। यहाँ अगला बक्सा देख लेते हैं, बक्सा देखेंगे तो अगले प्रश्न इसी से मिल जाएंगे। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजल ने किया है, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं, ठीक। याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, रिपीटेड प्रश्न होते हैं हिंदी में, आप सभी को पता है। 29 नंबर प्रश्न था, अहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अहट्ट भाषा से तात्पर्य ग्रामीण भाषा अपभ्रंश। अब ये अच्छा, ये कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे इसका मतलब क्या, अहट्ट भाषा ग्रामीण अपभ्रंश से तात्पर्य अब ग्रामीण अपभ्रंश, ठीक। लेकिन यहाँ जब ये बक्सा पढ़ेंगे, विधिवत पढ़ेंगे अच्छे से, तब आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अहट्ट अपभ्रंश, अहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है, ठीक है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अपभ्रंश का अपभ्रंश भी पूछा जा सकता है, किसे कहते हैं? तो अहट्ट को। परवर्ती अपभ्रंश किसे कहते हैं? अहट्ट को। अहट्ट अपभ्रंश या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है, ठीक। अहट्ट जो क्या है? अपभ्रंश और आधुनिक, ठीक है, काल के बीच की है अहट्ट। तो अपभ्रंश से थोड़ा विकसित हो गई तो अहट्ट हो गई, आधुनिक से थोड़ा कम विकसित है तो वो भी अहट्ट होगी। तो अपभ्रंश और अहट्ट के बीच की भाषा है, याद रखना। और यह पूछा जा सकता है, चाहे स्टेटमेंट में दे दिया जाए। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। कितना? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी अहट्ट का। अहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ। पुरानी हिंदी तो सब जानते होंगे, लेकिन ग्रामीण हिंदी अपभ्रंश सभी को नहीं पता होगा, यह प्रश्न गलत कर दिए होंगे, ठीक है, के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक। अहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। अहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है, ठीक है। इनका ये अहट्ट में ही लिखा हुआ अद्धमाड़, ठीक है, अद्धमाड़ लिखा हुआ। संदेश रास अब्दुल रहमान, याद रखना, आप सभी को पता चल जाएगा। अहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अब्दुल रहमान है। दामोदर पंडित उक्त व्यक्ति प्रकरण, इनकी रचना है दामोदर पंडित जी की। ये पूछा गया प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी, वनडे एग्जाम्स में या तो धड़ल्ले से आता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तब दामोदर पंडित जी की रचना है। पंडित जी लिख के नहीं आता, दामोदर लिख के आता है सिर्फ। ज्योतिरेश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर इनकी रचना है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी की रचना कौन सी है? तो वर्ण रत्नाकर। विद्यापति की ही कीर्तलता। तो यह सब अहट्ट भाषा में है, याद रखना। अहट्ट में शिक्षा शब्द देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा मिलता है। क्या मिलता है? शिक्षा मिलता है अहट्ट में। यह PGT KVS में पूछा गया 2015 में, NVS 2019 में पूछा गया। देख लीजिए, KVS में पूछा गया, NVS में रिपीट कर दिया गया TGT में। तो यह प्रश्न रिपीटेड होते हैं और आप लोग बिल्कुल अगर इसको करते हैं तो कहीं से भटकना नहीं पड़ेगा। अपभ्रंश के प्रवृत्ति के रूप को अहट्ट नाम दिया गया है, अहट्ट नाम दिया गया। अहट्ट में शिक्षा शब्द का के लिए शिक्षा रूप मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न, राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले सराफा पहले बौद्ध सिद्ध हैं जिन्होंने चर्या गीत और दोहा कोश की रचना की। तो यह राहुल संकृत्यायन के अनुसार है। सॉरी, यह KVS में प्रवक्ता में पूछा गया 2018 का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखेंगे 32 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो यह पहले देख लेते हैं, बक्सा इंपॉर्टेंट होता है और इससे संबंधित आगे प्रश्न बनेंगे, ठीक। राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सराफा हैं, ठीक। तो याद रखना, सराफा का हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सराफा। किसके अनुसार? राहुल संकृत्यायन जी के अनुसार। राहुल संकृत्यायन ने सराफा का समय
760 ईस्वी माना। यह प्रश्न 100% कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि राहुल शंकरत्यायन के अनुसार सरहप्पा का कार्यकाल कब का है, समय कब का है, तो 760 ईस्वी का है। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकांश विद्वानों का यही समय मान्य है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो बच्चन सिंह ने क्या लिखा, अब यह पूछी जा सकती है, तो पूरी पंक्ति रख दी जाएगी और सबसे पूछ लिया जाएगा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, या किसकी पंक्ति है, तो बच्चन सिंह जी की है। ठीक, राहुल शंकरत्यायन न लिख के आना भाई साहब, बिल्कुल एक बार पढ़ लीजिए और दिल में बसा लीजिए इसको। ठीक, दिल और दिमाग में बसा लीजिए। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, किसकी पंक्ति है, बच्चन सिंह की। और सरहप्पा का कार्यकाल 760 ईस्वी किसने माना, तो राहुल शंकरत्यायन जी ने माना है। और यह भी पूछ लिया जाएगा, राहुल शंकरत्यायन जी के अनुसार सरहप्पा का कार्यकाल 760 ईस्वी है। ये 2021 का प्रश्न है, टीजीटी का प्रश्न है। यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, तो पुतलिपा है। क्या है, पुतलिपा। चलिए, यही का इसका एक्सप्लेन पढ़ना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन के लिए बक्सा दिया हुआ है। सिद्ध साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्यधारा है। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी गई। ये डायरेक्ट प्रश्न तैयारी में पूछा गया है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, 84। इस बार आई थी नाथों की संख्या कुल कितनी है, तो 9 है। नाथों की 9 है और सिद्धों की 84 है। तो यह याद रखना, ये छोटे छोटे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और आपसे भी नहीं याद होगा तो नुकसान उठा जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चला जाएगा जिसमें मणिभद्रा देख लीजिए, काव्यधारा है जी, सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलपा योगिनी है। ठीक, तो कनकलापा और मणिभद्रा और लक्ष्मीकरा यह क्या है, योगिनी है। ठीक है, तीनों के अतिरिक्त मेखलापा भी क्या है, सिद्ध योगिनी थी। इस प्रकार 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थी। कितनी, 4 महिलाएं थी 84 सिद्धों में। पूछ लिया जाएगा 84 सिद्धों में महिलाएं कितनी थी, तो 4 महिलाएं थी। तो पुतलिपा भी सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ण के माने जाते हैं। ठीक, तो कौन से माने जाते हैं, शूद्र वर्ण के सिद्ध कवि कौन है, पुतलिपा। तो यह पूछा जा सकता है। ऊपर देख लीजिए प्रश्न कौन सा है, सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, तो पुतलिपा है। ठीक, तो पुतलिपा शूद्र योगी थे। ठीक, इसलिए इनको इसलिए क्या इनको गिना जाता है योगी में, सिद्ध योगी आई हैं पुतलिपा जी। मणिभद्रा, लक्ष्मीकारा और कनकलापा ये क्या है, 3 है योगिनी है। तो इनका नाम याद रखना। और एक आप सभी को पता है कौन सी थी, मेखलापा। तो 4 योगिनी है 84 सिद्धों में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने के बाद में भी क्वेश्चंस गलत हुए तो बहुत गलत बात है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद। कौन है, सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि हैं अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार, सरहपाद है। इसको देख लीजिए एक्सप्लेन, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। ठीक है, वह सिद्धों में सबसे पुराने सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा जी को सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना जाता है, सरहपा जी को। राहुल शंकरत्यायन 8वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, तो यह इंपॉर्टेंट है, इतना लगा लीजिए। उनका मूल नाम है राहुल भद्र था उनका मूल नाम। उनके सरहपा, सरोज वज्र तथा पद्म और पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक थे। यह पूछा जा सकता है, बौद्धयान की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक थे। 84 सिद्धों में एक थे। ठीक, सरहपाद याद रखना, इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। और देख लीजिए नीचे भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, ये इससे ज़्यादा बढ़ के आएगा नहीं सरहपाद से संबंधित। ठीक, तो आप लोग यहीं से पढ़ लेंगे तो कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, कविता में अपभ्रंश का साहित्य रूप छूट गया। बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचना का संपादन राहुल शंकरत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। ठीक है, तो यह याद रखना, क्योंकि राहुल शंकरत्यायन अपने आप में ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी पूछी ही जाती है। यहाँ ये सिद्ध सामंत युग पूछा जाता है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा, तो राहुल शंकरत्यायन जी ने कहा है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो गणपत चंद्र गुप्त जी आ जाए, इनके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो शालिभद्र सूरी जी हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अकॉर्डिंग आ जाए तो स्वयंभू को मानना है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अगर राहुल शंकरत्यायन आ जाए तो सरहपाद, अधिकांश विद्वानों ने सरहपाद जी को माना है। लेकिन अगर गणपत चंद्र गुप्त नाम देके पूछे तो आप लोग लगाएंगे शालिभद्र सूरी, और राम कुमार वर्मा पूछेंगे तो स्वयंभू लगाएंगे। तो आप लोग इतना याद रखना,
और घटना चक्र है, घटना चक्र ऐसे एक्सप्लेन कोई नहीं करता है जितना हम लोगों ने एक्सप्लेन देखा है। 84 नंबर प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहास 34 नंबर प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहास की 84 कह दिया, कोई गलती नहीं, आगे आगे आने वाले समय में 84 ही हो जाएगा, क्योंकि 200 प्रश्नों के आसपास हम लोगों को डिस्कशन करने हैं। ठीक है, तो हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी हैं, इतना याद रखना। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूरी, देखो ऊपर कहा था मैंने कि आ गया प्रश्न, किस किस विद्वान के मतानुसार सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो गणपत चंद्र गुप्त जी के द्वारा माने जाते हैं। 2018 एल्टी ग्रेड यूपी पीएससी द्वारा पूछा गया था प्रश्न। ठीक, तो सालभद्र सूरी ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आ जाएगा, गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है। तो प्रथम कवि कौन है? सालभद्र सूरी। चलिए दोस्तों, हम लोग 35 नंबर प्रश्नों पर आ गए हैं। 35 नंबर प्रश्न डील करने जा रहे हैं। सिद्धों का प्रथम कवि, यह लास्ट होगा प्रश्न। सिद्धों का प्रथम कवि है तो सरापाद को माना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने माना है तो सरापाद ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 35, ये पीजीटी 2015 का प्रश्न है, केवीएस में पूछा गया। दोस्तों हम लोगों ने 35 प्रश्न डिस्कशन किए और विद एक्सप्लेन डिस्कशन किए, ये भी नहीं एक्सप्लेन नहीं डिस्कशन किया। तो 35 का 4 गुना कर लीजिए, तब भी हम लोगों ने 150-200 क्वेश्चन डिस्कशन किए होंगे। तो आप लोग 35 प्रश्न ये ना देखिए और देखिए कि हम लोगों ने एक्सप्लेन कितना डिस्कशन किया है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न तो आप कहीं से भी उठा के देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, कोई नहीं, लेकिन एक्सप्लेन सब कहीं नहीं मिलता है ऐसा, जैसा घटना चक्र वालों ने दिया है। हम बार बार घटना चक्र का इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कॉपीराइट मार दें। ठीक, तो इसलिए इसका थंबनेल में भी नहीं लगाए हैं। तो आप लोग भी इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आगे आने वाले समय में आप सभी को प्रैक्टिस सेट भरपूर मात्रा में मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। अपडेट्स मिलते ही हैं, अपडेट्स देते ही रहते हैं, और साथ में आप सभी की हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर प्रश्न आप सभी के पूरे डील किए जाएंगे। आप लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। और सब्सक्राइब शेयर करेंगे थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा कि आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।